तो आपने शिव बंधन बांधा है, लाइफ लॉन्ग शपथ है जहाँ तक हमारी जानकारी है। तो आपके कैसा विचार है कि ये जो राजनीतिक परिस्थिति अभी जो मंडरा रहा है, अभी ना सिर्फ ये 2022 की इलेक्शंस हो या आगे क्या भी जो भी इलेक्टोरियल डेब्यूट के अलावा, आपको क्या लग रहा है कि कितना अटल रहेंगे आपके वैसे विचार? देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, मेरी राजनीति हमेशा स्पष्ट रही है। मैं अपने मत एक्सप्रेस करने से कभी नहीं कतराया हूँ। जिस वक्त 2017 में 2019 में जब ये महायुति टूटी और महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, मैं तब भारतीय जनता पार्टी का सचिव करके मैं काम कर रहा था मुंबई शहर में। मेरी पत्नी भारतीय जनता पार्टी की नगर सेवक थी या अब भी है। मैंने उसी समय बहुत प्रखर रूप से जहाँ पर भी चर्चा हुई, मैंने कहा यह भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी गलती है कि शिवसेना जैसे एक अलायंस पार्टनर को महाराष्ट्र में छोड़ना या उनके साथ सत्ता शेयर नहीं करना, ये मॉरली, एथिकली एंड पॉलिटिकली ये गलत साबित होने वाला है। जो भी आदमी मुंबई की या महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से अवगत है, वो इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखेंगे कि बाला साहब का ही हाथ पकड़ के, शिवसेना का ही हाथ पकड़ के भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में और विशेष करके मुंबई में स्ट्रांग हुई है। और एक तरफ आपने महबूबा मुफ्ती जैसे एक कम्युनल या सेक्युलर भी नहीं, मोस्ट कम्युनल ऐसे लोगों के साथ आपने अलायंस बनाकर आपने सरकार चलाई। नीतीश कुमार जी जैसे सो कॉल्ड सेक्युलर के साथ आपने कई साल सरकार चलाई और आपने पार्टी असेंबली के चुनाव में पार्टी की कितनी स्ट्रेंथ आएगी, किसकी कितनी स्ट्रेंथ आएगी, इसके बावजूद भी आपने ये फैसला कर लिया कि नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे परिस्थिति में जिस पार्टी के साथ आपका इतना पुराना और सबसे पुराना संबंध है और आइडियोलॉजिकल रिसेम्बलेंस था, ऐसे पार्टी के नेता को, और वो भी उद्धव जी जैसे नेता को, आपने ये कह देना कि हम चाहे जो हो जाए आपके साथ सत्ता शेयर नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री का पद नहीं देंगे। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी गलती ये हुई है। और उद्धव जी ने, ये सबसे पहली चीज, और दूसरी चीज, उद्धव जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, ये दोनों अलग अलग बात है। शिवसेना एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वहां पर एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा होमली है। वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चलाना और महाराष्ट्र सरकार चलाना तो भिन्न जवाबदारियां थी, लेकिन जिस शांति से, जिस कंपैशन से, जिस पैशन से और जिस कामनेस से और जिस फर्मनेस से उद्धव जी ने 2019 से और विशेष करके कोविड के इस महासंकट के समय जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को स्टीयर किया है, जो लीडरशिप क्वालिटीज बताई है, ये उनके प्रतिद्वंदी भी उसकी दाद देंगे। एक कॉमन मुंबईकर या कॉमन महाराष्ट्र का एक मतदार इस चीज की प्रशंसा कर रहा है कि जिस सीरियसली और जिस अच्छे तरीके से उद्धव जी ने ये क्राइसिस को ओवरकम किया है या ओवरकम कर रहे हैं, ये एक, आज शिवसेना में हूं इसलिए नहीं, एक राजनीतिक विद्यार्थी करके या एक मुंबईकर करके भी उसकी प्रशंसा करना बहुत जरूरी हो जाता है। जी, तो अभी क्योंकि राजनीतिक बात हम काफ़ी कर चुके हैं, ये गोरेगांव विधानसभा की जो ये है आपके, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली अभी आप आगे की उसकी उम्मीदवार बनते आएंगे, ऐसा हमारा आशा है। शायद बाकी जो इधर की जो जनता की आशा हम आपसे शेयर करते हैं। अगर जब आप आते हैं तो आपकी क्या क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगे कि इधर की आपने तो, क्योंकि काफ़ी सालों से इतने एरिया को आपने प्रतिनिधान किया है, तो अभी आपको अभी तक तो एक प्रायोरिटी लिस्ट तो हुआ रहेगा। भले पक्ष, जैसे आपने बोला, आपके पक्ष से ज़्यादा जुड़े होने जितना आप जनता से जुड़े हैं, तो जनता की ऐसे क्या क्या समस्या आपने जो प्रायोरिटाइज किया है
कि आपको लगता है कि ये नहीं इमीडिएट 1 2 3 मैं ऐसा करवाऊंगा, खास करके क्योंकि अभी आपकी सत्ता चल रही है शिवसेना की? जी नहीं, मैंने जैसे कहा कि सबसे बड़ा विषय अगर गोरेगांव में है तो या मुंबई से, कि आज भी मुंबई 52% झोपड़पट्टी में रह रही है। मुंबई का अगर संपूर्ण विकास होना है तो एसआरए की स्कीम्स को अधिक चालना देने की आवश्यकता है। इसके ऊपर सरकार ने और मैं अपनी तरफ से उसमें प्रयास ज़रूर करेंगे। ये एक मोतीलाल नगर 1 2 3 ये जो म्हाडा की कॉलोनीज़ हैं, इसमें लोगों का क्या मत है, लोगों की क्या राय है, लोकल लोगों का क्या मत है इस डेवलपमेंट को लेकर, वो आवाज़ लोगों तक, सरकार तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा इस गोरेगांव का है। इस गोरेगांव में अच्छे ग्राउंड्स डेवलप हो, अच्छे प्लेग्राउंड्स डेवलप हो और प्लेग्राउंड्स लोगों के लिए उपलब्ध हो, इसका एक बहुत बड़ा प्रयास या बहुत बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता है कि जितने ग्राउंड्स हो उसमें आम लोगों को फ्री एक्सेस मिले। ये एक बहुत बहुत अहम मुद्दा है आज के नौजवान के लिए, क्योंकि एक तो नौजवान आज खेल नहीं पाता है, इसके लिए वो कंप्यूटर्स और वीडियो गेम्स पे आज यूथ और बच्चे उस तरफ मुड़ रहे हैं। तो उनको वहाँ से अगर बाहर लाना है और अगर ग्राउंड पर ले जाना है तो ग्राउंड तो अवेलेबल होना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसे कुछ ग्राउंड्स हैं जो मुंबई महानगर पालिका के हैं, लेकिन वहाँ पर आप पैसे दिए बगैर आप नहीं जा सकते हो मेरे भाई। ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो लोगों के लिए मुहैया कराना बहुत ज़रूरी है। कल एक इंसिडेंट हुआ गोरेगांव में, एक रिजर्व्ड प्लॉट है प्लेग्राउंड के लिए, म्युनिसिपल स्टेडियम के लिए प्लेग्राउंड उसके लिए रिजर्व्ड है। वहाँ पर टर्फ बनाकर लोगों से पैसे लेकर वहाँ लोगों को खेलने देते हैं, जिसका मतलब है ओनली प्रिविलेज्ड वन वहाँ पर जा सकते हैं। गोरेगांव का आम बच्चा, आम यूथ वहाँ पर पैसे दिए बगैर नहीं जा सकता है। वहाँ पर दूसरी जगह पर इतना बड़ा स्टूडियो बन जाता है। वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स के विरोध के बावजूद गए साल भर से लोकल चुने हुए प्रतिनिधि को, नगर सेवक को, आमदार को, बीएमसी को, पुलिस को कंप्लेंट्स करने के बावजूद भी ऐसे ओपन स्पेसेस में, ओपन प्लेग्राउंड्स में अगर ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो ऐसे कई चीज़ों के ऊपर गोरेगांव के राजनीतिक कार्यकर्ता ने या गोरेगांव के राजनीतिक चुने हुए प्रतिनिधियों ने ध्यान देना चाहिए, और जो ध्यान की कमी थी वो ध्यान आकर्षित करने का काम आने वाले दिनों, महीनों और सालों में हम करेंगे। जी, तो क्योंकि आपने एसआरए के बारे में किया था, मेरे हिसाब से पिछले साल उद्धव जी ने खुद ये मान लिया था कि एसआरए जो उनकी फर्स्ट टाइम डेब्यूट में 1995 में जो एस्टैब्लिश किया था, तो वो चीज़ काफ़ी स्लो है। उनकी जो विचार जैसे सोचा था उस हिसाब से गया ही नहीं। कुछ 2 लाख फैमिली को ही घर मिला है और लगभग 25 साल बीत चुका है। तो ऐसे ही देखा जाएगा तो लगभग 250 साल लगेंगे जो 12 लाख के जो हमारे एसआरए टेनेंट्स की रिक्वायरमेंट है पूर्ति करने के लिए। तो अभी तो आपका पक्ष के ही सत्ता है, तो आप तो ज़रूर आंदोलन जब करने की बात ही नहीं, आपकी खाली रिक्वेस्ट शायद इसको और बढ़ाएंगे, खास करके क्योंकि आपके सामने जब काफ़ी ऐसे एसआरए प्रोजेक्ट्स जो डिले होके 3 साल, 8 साल, 10 साल बीत चुका है, जबकि कानून है बोलता है कि 36 मंथ्स में आपको देना है। तो इसके प्रति आपने ऐसे कोई इमीडिएट एक्शन प्लान सेट किया? नहीं, मैंने जैसे कहा कि क्योंकि अब ये मैं इस पक्ष में ही कुछ दिनों पहले आया हूँ और देसाई साहब इस बात से पूरी तरह से अवगत है। ग्राउंड लेवल पर ये काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कई सारी सोसाइटीज़ जिनके यहाँ काम स्लो चल रहा है या काम शुरू ही नहीं हुआ है, उनकी सोसाइटीज़ के और डेवलपर्स के मीटिंग्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। सरकार ने भी इन सारे परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कहीं बूस्ट मिले और उस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट मिलने से कहीं रेट्स की कमी आ जाए और अफोर्डेबल हाउसिंग को चालना मिले, इसके लिए सरकार ने भी कुछ प्रोएक्टिव डिसीजंस लिए हैं। गए 1-1.5 महीने में स्टैम्प ड्यूटी जो कम कर दी गई थी
4 महीने के लिए 5% से 2% और अभी जनवरी से 2% से सिर्फ 1%, 3% बढ़ा दिया है। प्रीमियम्स जो है, प्रीमियम्स 50% सरकार ने लाने का GR कर दिया है। तो सरकार ये बात से पूरी तरह से सहमत है और जानती है कि हाउसिंग एक ऐसा क्षेत्र है और मुंबई में ये रिक्वायरमेंट्स बढ़ती ही रहने वाली है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग को कैसे चालना मिले, इसके लिए सरकार इस बात से पूरी तरह से संजीदा है, सीरियस है, और केवल सीरियस नहीं है, उसके एफर्ट्स भी इस समय दिख रहे हैं। जी, अब ओपन स्पेसेस के बारे में आप जो बोले थे, तो ऐसा देखा जाएगा तो गोरेगांव के सबसे बड़े ग्राउंड्स जो है वो काफ़ी एक पॉलिटिकल पार्टी या एक पक्ष के कंट्रोल में रहते हुए दिखाई देते हैं। झंडा और उनके काफ़ी पैराफेर्नेलियर से ये पता चलता है। यदि अगर मैं बोलूं कि ऐसे एक आरोप है कि वो आपका ही पक्ष के या शिवसेना के काफ़ी कंट्रोल्ड ग्राउंड्स है, जो ओपन ग्राउंड्स है, चाहे आप मोतीलाल नगर बोले या जवाहर नगर के अलग एरियाज, तो इसमें आपकी कैसा राय होगा और उसके कैसा सुधार आप सजेस्ट करोगे? गोरेगांव में मैंने जैसे कहा, मैंने अपने विचार हमेशा स्पष्ट रखे हैं। गोरेगांव में 2 ग्राउंड्स हैं जो नॉन पॉलिटिकल बट पॉलिटिकली इंक्लाइंड एसोसिएशंस को दिए हैं। कहने के लिए नॉन पॉलिटिकल बट पॉलिटिकली इंक्लाइंड एसोसिएशंस को दिए हैं। एक है प्रबोधन सिद्धार्थ नगर का ग्राउंड और दूसरा है वीनस वासरी हिल का ग्राउंड। मेरी आपसे विनती है कि आप दोनों ही जगह एक प्रोग्राम चलाइए, दोनों ही जगह। और प्रबोधन के ग्राउंड में आप खेलने वाले सैकड़ों बच्चों से पूछें कि आप में से किसी ने ये ग्राउंड में खेलने के लिए एक नया पैसा दिया है क्या, और उसी तहत वहाँ का कवरेज के बाद आप वीनस ग्राउंड पे ज़रूर चले जाइए और वीनस ग्राउंड पे आप पूछिए कि वहाँ पर खेलने वाला एक भी बच्चा बगैर पैसे के वहाँ खेल रहा है क्या। आपको मेरे बात का जवाब वहाँ के खेलने वाले लड़के ही दे देंगे। धन्यवाद। तो अभी आपके ये हमारे जो प्रेक्षक लोगों को आपके स्पेशल मैसेज, क्योंकि अभी कोविड का भी काल है और नए साल है, काफ़ी एम्बिशियस बजट की बात कर रहे हैं जो आम जनता को शायद काफ़ी तकलीफ देने की जैसा विचार है कि मिडिल क्लास जो है उनको सपोर्ट नहीं करते, ऐसा विचार भी है। तो इसके द्वारा आपके ऐसे क्या मैसेज रहेगा आम जनता, पब्लिक के, जो गोरेगांव की जो पब्लिक है उनके लिए? नहीं, देखिए, मुंबई और शिवसेना ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये एक ऐसी केमिस्ट्री है जो सालों तक चलती रहने वाली है। एक स्पेशल कनेक्शन हमेशा रहा है। गोरेगांव और शिवसेना भी एक अलग केमिस्ट्री है और उसका सबसे बड़ा श्रेय सुभाष देसाई साहब को जाता है। गोरेगांव ने हमेशा शिवसेना के ऊपर यकीन किया और शिवसेना ने गोरेगांव के उस विश्वास को कायम रखा है। मैं गोरेगांव के सारे ही रहवासियों को यह आश्वासित करना चाहूँगा कि जो विश्वास आपने इस पार्टी पे बरसों तक रखा है, उस भरोसे को आप कायम रखिए। गोरेगांव को एक बहुत प्रगतिशील सबब बनाने का शिवसेना का कल प्रयास था, आज है और हमेशा रहेगा। आने वाले दिनों में चुनाव है, कुछ चीज़ें विरोधकों के चुनाव के जो आरोप करेंगे उसका जवाब मैं चुनाव के टाइम ही देना मुनासिब समझता हूं, क्योंकि कॉरपोरेशन के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। तो इसके लिए आज कुछ बातें अपने पास बाकी रखूंगा आने वाले दिनों में मेरे प्रतिद्वंदियों के सवालों के जवाब देने। लेकिन गोरेगांवकरों ने जो विश्वास शिवसेना पे रखा है, जो विश्वास सुभाष देसाई साहब पे रखा है, पार्टी और पार्टी के नेता ने हमेशा उस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास किया है। यही परंपरा हम आगे ले जाएंगे और आपके विश्वास को, आपके प्यार को कभी भी चोट ना पहुंचे, इसके लिए यथाशक्ति जो प्रयास करना है वो हम हमेशा करेंगे। धन्यवाद। आखिरी सवाल, आप इतने सालों से काफ़ी अब ये तीसरा पक्ष है जहाँ पे आपके राजनीतिक ये चला रहा है, तो इसमें इतने सालों में आपके साथ जो जुड़े हुए जो एकदम खास आपकी जो टीम है, वो लोग क्या अभी भी आपके साथ है
या फिर नहीं है, तो आपके उनके लिए आपके क्या विचार है? देखिए, अकेला ही चला जा रहा था मंजिले, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। लेकिन मैं उन भाग्यशालियों में से हूँ कि जिन्होंने राजनीति से परे जाके दोस्त कमाए हैं। मैंने कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में मैंने प्रवेश किया, कई मेरे साथी मेरे साथ आए। मैंने भारतीय जनता पार्टी से शिवसेना में जाने का निर्णय लिया, मेरे कई साथी मेरे साथ आए। जो साथी मेरे साथ आए उनके साथ आगे चलूँगा, जो साथी मेरे से पीछे छूट गए हैं वो मेरे साथी मेरे दोस्त हमेशा रहेंगे। वैयक्तिक लेवल पर मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हमेशा रहेगी। राजनीतिक प्रवाह अलग होने से दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होती है। वो दोस्ती कल थी, आज है, कल भी ज़रूर रहेगी। तो जैसे हम लोग देखे हैं, इनके विचार, इनके एम्बिशन काफ़ी बड़े हैं और गोरेगांव के लिए काफ़ी सुपरिचित और प्रसन्न चेहरा है समीर जी। हमारा ये उम्मीद है कि उनके काम और उनकी अटूट रिश्ता जनता के साथ जो है वो कायम रहे। धन्यवाद।